साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेत खलियान कार्यक्रम के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ लेकर आते हैं आपके लिए कार्यक्रम, जिससे आपको खेती किसानी में अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मूंग और उड़द में समसामयिक कार्यों के बारे में, और साथ ही बात होगी कृषि और सामाजिक वानिकी की। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान साथियों, आइए कार्यक्रम के पहले भाग में हम बात करते हैं मूंग और उड़द में समसामयिक कार्यों के बारे में। हमारे बहुत से किसान भाई दलहनी फसलों की खेती करते हैं और उनमें मूंग और उड़द भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मूंग और उड़द की खेती कर हमारे किसान अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से विस्तार से, जिन किसान भाइयों ने इस वक्त मूंग और उड़द की फसल ले रखी है, उनमें क्या क्या समसामयिक कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से मूंग की खेती का जो समय है वह मार्च के महीने में आरंभ होता है। जब जाड़े के समय अगर हम सरसों की या कोई कम अवधि की फसल लेते हैं तो उसके तुरंत बाद हम मूंग को ले सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर क्षेत्र में गेहूं के बाद मूंग की खेती की जाती है और वह अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लेकर अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि गेहूं के बाद अगर हम मूंग की बुआई करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्य रूप से हम एक बार हल्की सिंचाई करें जिससे कि पर्याप्त मिट्टी में नमी हो और उस नमी के द्वारा जो बुआई का हमारा बीज है वो आसानी से उसमें जमा हो सके। गेहूं के बाद अगर कंबाइन के द्वारा फसल कटाई हुई है तो उसमें हम जो फसल अवशेष खेत में पड़े हैं उनका भी सदुपयोग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मशीनें जैसे जीरो टिल मशीन है उसका इजाद किया गया है। जीरो टिल मशीन आप एक निश्चित दूरी पे बिना किसी जुताई बुआई के सीधे खेत में मूंग की बुआई कर सकते हैं। हालांकि इसमें पर्याप्त नमी मिट्टी में होना सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर मूंग की फसल बिना अवशेष वाले खेत में लेनी है वहाँ पर भी हम जीरो टिल से बुआई कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में यह ध्यान रखने की बात है कि बुआई के अगले एक सप्ताह तक पर्याप्त नमी हो। मूंग की फसल की बुआई की दूरी की अगर हम बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके लिए 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग वांछनीय होता है। इन सारी बातों का अगर आप समय रहते ध्यान रखते हैं तो समय से अच्छी बुआई एवं अच्छा जमाव सुनिश्चित किया जा सकता है। इस समय अगर गेहूं के बाद हम बात करते हैं बुआई की तो कम अवधि में पकने वाली प्रजातियों पे हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि हमने दीर्घकालीन अवधि की प्रजातियों की बुआई करते हैं तो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है उसमें मोजैक नामक रोग का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है और जिसका दुष्प्रभाव सीधे फसल के उत्पादन पे पड़ता है। तो ऐसी दशा में अल्प अवधि वाली फसलें या प्रजातियां जैसे SML 668 यह प्रजाति पंजाब के लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। यह लगभग 70 दिन में तैयार हो जाती है तथा इससे करीब 8.5 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन पाया जा सकता है। इसके अलावा 60 से 65 दिन में पकने वाली प्रजातियां पूसा विशाल तथा सम्राट हैं। इनसे भी आप 8 से 9 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन ले सकते हैं। और जो जैसा कि हमने बताया कि मोजैक आज जो कि बरसात का सीजन आने से जो समस्या पैदा होती है
उससे बचाव किया जा सकता है। हालांकि मूंग की फसल अपने आप में वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए स्वयं में सक्षम होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पहली बार मूंग की फसल लगाई जा रही है वहाँ पे आपको जैव उर्वरकों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। ये न केवल मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं बल्कि मूंग में होने वाले फसल के उत्पादन एवं गुणवत्ता जैसे प्रोटीन कंटेंट में भी वृद्धि करते हैं। इसके लिए राइजोबियम कल्चर, जो कि किसी भी जैव नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त किया जा सकता है, को प्रति पैकेट 3 किलोग्राम बीज में मिलाकर, और इसको मिलाने के समय ध्यान देने की बात है कि गुड़ जिसको पहले हमें किसी बर्तन में रख के गर्म करना चाहिए और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें इस जैव उर्वरक को मिला दें और उसको मिलाकर फिर बीज के ऊपर पूरी तरह फैलाकर उसे मिलाएं और मिलाने के उपरांत छाये में रात भर के लिए रखना चाहिए, जिससे कि एक आवरण के रूप में बीज के ऊपर यह बन जाए और अगली बुआई के समय इसका अच्छा लाभ मिल सके। अगर कोई अन्य फंजीसाइड इत्यादि को लगाना है तो जैव उर्वरक के प्रयोग के या तो पहले लगा दें या न लगाएं। अगर लगाना आवश्यक हो तो लगाने का समय जैव उर्वरक के प्रयोग से पूर्व में होना चाहिए, अन्यथा उसका जैव उर्वरक के कार्य क्षमता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ऐसा पाया गया है कि अगर जैव उर्वरक का प्रयोग विशेषकर राइजोबियम का अगर हम करते हैं तो 25 से 30% नाइट्रोजन की मात्रा आगामी फसल में भी कम की जा सकती है अपेक्षाकृत बिना जैव उर्वरक प्रयोग के। ये स्वयं में एक दलहनी फसल होने के नाते इसमें पर्याप्त क्षमता होती है कि आकाश से, वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सके, लेकिन उसी के साथ इस फसल की अच्छी पैदावार के लिए बाकी अन्य पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, पोटास, सल्फर और कई बार जिंक, अगर मिट्टी में जिंक की कमी है, का डालना अति आवश्यक है। जहाँ तक उर्वरक की प्रयोग की मात्रा का सवाल है, शुरुआती दौर में चूँकि फसल जब हम बोते हैं तो पौधा सभी पोषक तत्वों को लेता है, तो उस समय हमें थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम स्टार्टर डोज कहते हैं। तो इसके लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल को देना चाहिए बुआई के समय, तथा 50 किलो फास्फोरस P2O5 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा 60 किलो पोटास तथा 30 किलो सल्फर मिट्टी में अगर सल्फर की कमी है तो, और जिंक सल्फेट के रूप में अगर 21% का जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं तो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर अगर प्रयोग करते हैं तो फसल को अच्छा लाभ मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ यह कहना काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा कि अन्य फसलों की तरह अगर मूंग में भी हम संतुलित पोषण करें तो फसल की अच्छी बढ़वार एवं अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। मूंग की फसल ग्रीष्म काल में अगर हम लेते हैं तो इस समय फसल की जल आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी दशा में कुछ बातों को बहुत ज़रूर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे कि जल उपभोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। सबसे पहले जो भी किसी तरह का अवशेष है उसे मिट्टी की सतह पर अगर छोड़ बनाए रखें तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में काफ़ी कमी हो जाती है और मिट्टी से जल का ह्रास बहुत कम होता है और आपको काफ़ी कम जल के प्रयोग के द्वारा अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ
क्रांतिक अवस्थाएं हैं, जैसे फसल की फूल आने की अवस्था, फसल में फलियां बनने की अवस्था तथा फसल के बुआई के 20 से 25 दिन बाद फसल की जो स्थापना की अवस्था है, उस अवस्था पे अवश्य सिंचाई करें। इससे फसल का अच्छा विकास होता है एवं दानों इत्यादि का पर्याप्त भराव होता है, जिससे पूरे उत्पादन में वृद्धि होती है। अभी ये देखा गया कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्मी के समय में पानी की बहुत कमी रह जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हम सीमित जल का प्रबंधन और इसे हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम के द्वारा अगर मूंग की फसल में हम सिंचाई करें तो लगभग 60% तक जल की बचत की जा सकती है अपेक्षाकृत सामान्य सिंचाई की विधि से, और फसल के उत्पादन पे कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर आप ड्रिप द्वारा सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर केवल 3 पानी से कार्य नहीं हो सकेगा। अतः फसल की आवश्यकता अनुसार 1 या 2 सिंचाई और करनी पड़ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान निरंतर खेत की निगरानी करते रहें और जैसे ही पत्तियों में मुड़ाव या मुरझाने की अवस्था आने की शुरुआत हो तो उस समय ड्रिप द्वारा सिंचाई अवश्य करें। मूंग की फसल चूँकि ग्रीष्मकालीन फसल है तो इसमें जो गर्मी के प्रमुख खरपतवार जैसे खरपतुआ, मोथा इत्यादि काफ़ी होते हैं। इनको रोकने के लिए सबसे प्रमुख उपाय है खेत की ऊपरी सतह पे फसल अवशेष जरूर आच्छादित रहे, जिससे कि काफ़ी हद तक इस तरह के खरपतवारों का जमाव कम हो जाता है। सबसे प्रमुख उपाय है खेत की ऊपरी सतह पे फसल अवशेष जरूर आच्छादित रहे, जिससे कि काफ़ी हद तक इस तरह के खरपतवारों का जमाव कम हो जाता है। इसके अलावा यदि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो बुआई के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन नामक दवा 1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट का स्प्रे बुआई के ठीक 1 या 2 दिन बाद प्री इमरजेंस मीन्स जमाव से पहले अगर आप करते हैं तो सारे दलहनी फसल में होने वाले खरपतवारों से बचा जा सकता है और काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा इस तरह के रासायनिक नियंत्रण में यदि कुछ खरपतवार रह जाते हैं तो उसका निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन बुआई के बाद एक बार करने से लगभग यह समस्या का निदान मिल जाता है। मूंग में आमतौर पे ग्रीष्मकालीन फसल में बहुत सारे रोग व्याधियाँ नहीं हैं। केवल जब बरसात की शुरुआत होती है तो इसमें येलो मोज़ेक नामक बीमारी का प्रकोप अचानक बढ़ जाता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का 1-2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक कीट पतंगों की बात है तो फलियां आने के समय कई बार जहाँ ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो ऐसी दशा में एक पोर्ट बोरर नाम की कीट का प्रकोप बढ़ता है, जो कि फलियों में छेद कर देता है, उन दानों का विकास नहीं होता। तो उसके लिए नुआन या कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 1 से 2 बार छिड़काव करने से इसमें काफ़ी कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। तो अभी आपने हमारे विशेषज्ञ से जानकारी हासिल की मूंग और उड़द में समसामयिक कार्यों से संबंधित। किसान साथियों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान, जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग,
ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब। खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान साथियों, कृषि और सामाजिक वानिकी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। कृषि वानिकी में हम फसलों के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे फसलों का बचाव हो सके। तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक वानिकी में हम सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे आसपास रहने वाले लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए कृषि और सामाजिक वानिकी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करें। कृषि वानिकी एक भूमि प्रबंधन की एक ऐसी तकनीक है जिसको यदि हम एक सरल भाषा में बात करते हैं तो वास्तव में ये एक दो शब्दों का समावेश है, कृषि एवं वानिकी। इसमें कृषि भी है, इसमें वानिकी भी है। वानिकी का मतलब होता है पेड़ पौधों को लगाना और कृषि का मतलब हम समझते हैं कि फसलों को लगाना। किंतु फसलों का चयन या फसलें इस प्रकार की हों जैसे कि औषधि फसलें हो सकती हैं, इसमें मसाला फसलें हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं या अन्य फसलें जो कि हमारे किसान भाई लगाते हैं सामान्य तौर पर धान, गेहूँ, चना, मूंग है, उड़द है, इस तरह की जो फसलें होती हैं, यदि हम इनको पेड़ पौधों के साथ में एक तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं और उनके अवस्था के अनुसार पेड़ पौधों की आयु के अनुसार लगाते हैं ताकि एक दूसरे का कोई विपरीत प्रभाव हमें ना दिखाई दे और साथ ही साथ आर्थिक रूप से हमको एक ही भूमि से एक समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हुए। इस पद्धति को हम कृषि वानिकी कहते हैं। वास्तव में कृषि वानिकी एक वृहत रूप में हमारे देश में अपनाई जा रही है और परंपरागत तरीके से पिछले कई वर्षों से भी कृषि वानिकी अपनाई जा रही है। जैसे कि किसान भाई खेतों की बेड़ों पर पेड़ पौधे लगाते हैं, घरों के पीछे भी यदि खाली स्थान होता है तो वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ फलदार पौधे भी लगा देते हैं, कुछ वो अपने खेतों की मेड़ों पर ऐसे पौधे भी लगाते हैं जो कि फसलों को या उनकी पशुओं को चारा प्रदान कर सकें। यहाँ पर कृषि वानिकी में पशुओं का समावेश भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पशु भी एक महत्वपूर्ण घटक हैं और उनको चारा प्रदान करने वाले पेड़ पौधे भी कृषि वानिकी में समायोजित किए जाते हैं। तो हम कृषि वानिकी के अंतर्गत पेड़ पौधे खास तौर पर लकड़ी प्रदान करने वाले, लकड़ी में भी जलाऊ लकड़ी देने वाले, इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले, चारा प्रदान करने वाले, भूमि का सुधार करने वाले पेड़ पौधे हम लगाते हैं और फलदार पौधों का हम चयन करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी है, सामाजिक वानिकी। ये भी एक वानिकी का स्वरूप है जिसमें हम देखते हैं कि गाँव में कुछ पंचायत की ज़मीन होती है, ऐसी पड़त ज़मीन होती है जहाँ पर कोई भी प्रकार की फसल नहीं लगाई जा रही है और एक किसानों के सहयोग से या सहभागिता के माध्यम से हम किसानों के लिए या वहाँ के रहने वाले अन्य लोगों के लिए हम एक इस प्रकार के वानिकी का स्वरूप लेके आते हैं जिसमें किसान भाई अपनी मेहनत के माध्यम से, अपने प्रबंधन के माध्यम से वहाँ पर पेड़ पौधे लगाते हैं और उनका फ़ायदा उन्हीं को ही मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर जैसे सड़क के किनारे भी हो सकता है या तालाब के किनारे हो सकता है या ऐसी अन्य कोई सरकारी ज़मीन है वहाँ पर भी हो सकता है जहाँ पर हम पेड़ पौधों को लगाएं और पेड़ पौधे को लगाते समय हम ये ध्यान रखें कि वे पेड़ पौधे हमें, हमारे किसान भाइयों को, वहाँ अन्य आसपास रहने वाले भाइयों को उनका लाभ मिले। ये एक सामाजिक वानिकी का स्वरूप होता है या हम इसको बहुत सरल भाषा में कहें कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और इससे हम लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा दिला सकें। इस प्रकार के स्वरूप को हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। अब बात आती है कि कृषि वानिकी में के अंतर्गत पर्यावरण या वर्तमान जो वातावरण है, वर्तमान में जो हमारे अन्य जो समस्याएं आ रही हैं जिसमें कहीं पर असमय वर्षा, ज़्यादा वर्षा या अति वर्षा से या सूखे के कारण या ओले गिरने के कारण या तापमान बढ़ने के कारण में हमारे फसलों को नुकसान हो रहा है और हमारे किसान भाई का बहुत बड़ा नुकसान इस माध्यमों से, इस कारणों से होता है। तो वहाँ पर कृषि वानिकी के अंतर्गत हम जब पेड़ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उस स्थान पर एक वातावरण ऐसा बनता है, जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बोलता हूँ कि यदि तापमान बढ़ रहा है या कहीं पर बहुत तेज़ से हवा चल रही है या वायु गति ज़्यादा है, वहाँ पर हमारी फसल को नुकसान पहुँचता है। यदि पेड़ पौधे आसपास लगे हुए हैं तो वहाँ पर तापक्रम भी कम रहता है, साथ ही साथ वहाँ का जो वातावरण है वो खासतौर पर सब्जी वाले जो कृषक होते हैं, सब्जी लगाने वाले हमारे किसान भाई, उनके लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति बनती है। और गर्मियों में खासतौर जब सब्जियां लगाई जाती हैं तो वहाँ का वातावरण एक ठंडा होना चाहिए। पेड़ पौधे यदि उसकी खेतों की मेड़ों पर लगे हुए हैं या बाउंड्री के रूप में लगे हुए हैं तो वहाँ पर फसलें भी अच्छी पैदा होंगी
और गर्मियों में खास तौर पर जब गर्म हवाएं चलती हैं या तेज तापक्रम बढ़ जाता है, तो ऐसी फसलें जो कि कम तापक्रम में लगाई जाती हैं, वहाँ पर हम पेड़ पौधों के माध्यम से ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि हम ऐसे कौन कौन से पेड़ पौधे लगाएं जो कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त हैं। तो कृषि वानिकी में एक जो शब्द है बहुउद्देशीय पेड़ पौधों को लगाना। बहुउद्देशीय से तात्पर्य ये होता है कि किसान भाइयों को पेड़ पौधों से जैसे उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको जलाऊ लकड़ी चाहिए, उनको इमारती लकड़ी चाहिए, फल भी चाहिए, चारा भी चाहिए पशुओं के लिए, और उन पौधों के माध्यम से भूमि का सुधार भी हो। ऐसे वृक्ष जो ये सभी फायदे हमें देते हैं उनको हम बहुउद्देशीय वृक्ष कहते हैं। और इनमें हम देखते हैं कि जैसे हम चारे वाले पौधों की बात करें तो अगस्ती का जो पौधा होता है, सेसबिनिया स्पीसीज, ये बहुत अच्छा चारा प्रदान करता है। किसान भाई उनके पशुओं के लिए इनकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो फूल होते हैं उनको भी सब्जी के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य पौधे और भी हैं, जैसे पॉपुलर के पौधे हैं, यूकलिप्टस क्लोन्स के पौधे हैं। ये हमको पौधे लकड़ी प्रदान करते हैं। इन पौधों को हम जैसे कि पेपर उद्योग होते हैं जो इन पौधों को खरीदते हैं, लकड़ी को खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में इनका उपयोग करते हैं पेपर बनाने के लिए। इनको हम उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा बांस का पौधा है जो कि आप बाउंड्री में लगा सकते हैं, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा है वहाँ बांस के पौधे लगा सकते हैं। अन्य पौधे भी लगा सकते हैं, किंतु कृषि वानिकी में ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हम जब फसल लगा रहे हैं उस स्थान पर हमें पौधों से पौधों की दूरी, कतार से कतार की दूरी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि हम फसल लगातार लगाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि फसलों पर भी विपरीत प्रभाव ना पड़े, तो कम से कम पौधों की दूरी 4 से 6 मीटर कम से कम रखना जरूरी होता है। यदि ऐसे स्थान जहाँ पर हम केवल पौधे लगाना चाहते हैं, हमारा फसलों से उतना ज़्यादा संबंध नहीं है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा है या नदी नाले के किनारे के क्षेत्र हों जहाँ पर या पानी की प्रॉब्लम हो, समस्याएं हों, वहाँ फसल यदि अच्छी नहीं हो रही हैं, तो वहाँ हम पेड़ पौधे लगा करके हम एक आय का साधन उनको बना सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम ये भी ध्यान रखें कि हम किन पेड़ पौधों को सरकारी नियम के अनुसार काट सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि हर राज्यों में इनके अलग नियम हैं और इनमें सरकार के द्वारा कुछ पेड़ पौधों में काटने को, बेचने के लिए, इसकी मार्केटिंग करने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। उनका भी हमें ध्यान रखना जरूरी होता है, खासतौर पर इमारती लकड़ी के लिए। परंतु कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके काटने पर, बेचने पर प्रतिबंध नहीं है, उनमें किसी तरह की परमिशन या किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो कृषि वानिकी वास्तव में आज के दौर में वर्तमान समय को देखते हुए ये एक बहुत अच्छा पद्धति है जिसमें हम किसान भाइयों को एक साथ दो फायदे पेड़ पौधों के माध्यम से भी और फसलों के माध्यम से भी प्रदान करना चाहते हैं। और इस पद्धति को अपना करके किसान भाई एक अपने आजीविका का साधन बना सकता है और अपने आर्थिक योगदान में भी वो अधिक से अधिक इस पद्धति का उपयोग कर सकता है। तो अभी आपने जानकारी हासिल की कृषि और सामाजिक वानिकी से संबंधित, और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको मूंग और उड़द में समसामयिक कार्य के बारे में भी बताया। किसान साथियों, आज के हमारे कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।